एडमिट किया, एडमिट डेट से लेके डिस्चार्ज डेट तक जो उसका ट्रीटमेंट चला, उस ट्रीटमेंट पर जो उसने पैसा खर्च किया, उसका मेडिकल रिवर्समेंट भरने के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट। राम राम जी सारे ने, उम्मीद करता हूं सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी जानते हो सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड पर आप दो टाइप की मेडिकल रिवर्समेंट भर सकते हो, यानी कि दो टाइप के आप मेडिकल क्लेम कर सकते हो। उनमें से एक क्लेम होता है ओपीडी का और दूसरा क्लेम होता है आईपीडी का। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आईपीडी के मेडिकल क्लेम की। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, ये आईपीडी होता क्या है। महोदय जी, ये आईपीडी होता है, मान लो किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में आज एडमिट किया, आज की डेट में एडमिट किया, 1 2 3 4 जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट देने के बाद जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, वही होता है आईपीडी। बात को घुमा फिरा कर नहीं, अगर मैं सीधे वे में बताऊं तो अगर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है 2 3 4 जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसको एडमिट रखते हो, वो तो होता आईपीडी। और ओपीडी होता कि पेशेंट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से मिला, दवाई लेकर उसी टाइम घर आ जाता है, वो होता ओपीडी। फिर मैं बात करता हूं आईपीडी के मेडिकल क्लेम के लिए, यानी कि जिस तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था उस तारीख से लेके जिस तारीख तक डिस्चार्ज किया, यानी कि एडमिट डेट से लेके डिस्चार्ज डेट तक जो उसका ट्रीटमेंट चला, और उस ट्रीटमेंट पर जो उसने पैसा खर्च किया है, उस खर्च किए हुए पैसे का मेडिकल रिवर्समेंट भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, जब पेशेंट को एडमिट किया, एडमिट डेट से लेके डिस्चार्ज डेट तक जो उसका ट्रीटमेंट चला, उस ट्रीटमेंट पर जो उसने पैसा खर्च किया, उसका मेडिकल रिवर्समेंट भरने के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी पेशेंट जी, सबसे पहले तो आपके पास में आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, या अगर पेशेंट खुद सीएपीएफ एम्प्लॉय है तो उसका भी आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए। अगर उस पर कोई डिपेंडेंट है तो उनका भी आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने आईपीडी का मेडिकल क्लेम करना है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आयुष्मान कार्ड का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड के एक्टिवेट होने के बाद में आपके पास में रेफर स्लिप होनी चाहिए। आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में या तो रेफर स्लिप होनी चाहिए, या तो आपके पास में रेफर स्लिप होनी चाहिए। अगर आपके पास में रेफर स्लिप नहीं है तो आपके पास में इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, आपके पास में इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेफर स्लिप या इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बाद आपके पास में हॉस्पिटलाइजेशन बिल होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन बिल होना चाहिए। मैं बता दूं आपको, ये हॉस्पिटलाइजेशन बिल क्या होता है। ये हॉस्पिटलाइजेशन बिल होता है जिसमें जो आपका पैसा लगा है उसके उस बिल में होता है, जैसे कि रूम चार्जेस कितना है, बेड चार्जेस कितना है, डॉक्टर विजिट चार्जेस कितना है, नर्सिंग चार्जेस कितना है, ये सारी की सारी डिटेल होती है हॉस्पिटलाइजेशन बिल में। ये आपके पास में हॉस्पिटलाइजेशन बिल होता है। लेकिन कई बार पेशेंट या जवान गलती क्या करता है, जो भी निजी हॉस्पिटल होते हैं उन निजी हॉस्पिटलों में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो अंडर पैकेज होते हैं। मान लो कोई डिलीवरी केस है, जो डिलीवरी केस है उसका अंडर पैकेज रेट है 25,000 रुपए, ठीक है, उसका अंडर पैकेज रेट है 25,000 रुपए। फिर हॉस्पिटल वाले करते क्या है, पेशेंट को डायरेक्ट 25,000 रुपए का सीधा बिल दे देते हैं। जब वो इस 25,000 रुपए के बिल को अपना मेडिकल रिवर्समेंट करते समय अटैच करता है, तो या तो आपके क्लेम पर 100% क्वेरी लगा दी जाती है, या आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अब आपने करना क्या है, अगर यदि आप कोई ट्रीटमेंट अंडर पैकेज लेते हो, मान लो कि आपने डिलीवरी के केस का अंडर पैकेज 25,000 रुपए लिया, तो इस 25,000 रुपए में सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए जो हॉस्पिटलाइजेशन बिल में होती है। जैसे कि रूम चार्जेज आपने कितना लिया है, बेड चार्जेस कितना लिया है, नर्सिंग चार्जेस कितना है, डॉक्टर विजिट चार्जेस कितना है, ऑपरेशन किया है उसका चार्जेस कितना है, यानी कि सारी की सारी डिटेल होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास आयुष्मान कार्ड के बाद में इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपके बाद हॉस्पिटलाइजेशन बिल होना चाहिए। अगर इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो रेफर स्लिप होना चाहिए। अगर रेफर स्लिप नहीं है तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए डिस्चार्ज समरी। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज समरी। इस डिस्चार्ज समरी में होता क्या है, यानी कि पेशेंट का नाम क्या है, वो कब एडमिट किया, कब उसको डिस्चार्ज किया, उसको इस ट्रीटमेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट दे, यानी कि वो सारी की सारी समरी होती है ना, इस डिस्चार्ज समरी में होती है। इसके अलावा आपके पास में डिस्चार्ज समरी के अलावा आपके पास में मेडिसिन बिल होने चाहिए।
डिस्चार्ज समरी के अलावा आपके पास में मेडिसिन बिल होनी चाहिए, जो दवाइयां हैं उनके बिल होने चाहिए। हो सके तो ये मेडिसिन बिल सारे के सारे कंप्यूटराइज ही बिल होने चाहिए। हो सके तो ये जितनी मेडिसिन बिल है ये सारे के सारे कंप्यूटराइज बिल ही होने चाहिए। ये सारे के सारे कंप्यूटराइज बिल ही होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कोई एक्सरे करवाया है, एमआरआई करवाई है, सीटी स्कैन करवाई है, ब्लड जांच, शुगर जांच, सीबीसी यानी कि जो भी जांच करवाई है उनके बिल होने चाहिए। उन बिल के अलावा आपके पास में इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बिल के अलावा आपके पास में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी होनी चाहिए। फिर मैं बात करता हूं, अगर मान लो कि कोई पेशेंट का ऑपरेशन किया है और वो जो ऑपरेशन की सारी डिटेल डिस्चार्ज समरी में नहीं है, ऑपरेशन की सारी डिटेल डिस्चार्ज समरी में नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से नोटिस करवाना पड़ेगा, यानी कि आपके पास अलग से ओटी नोट्स होना चाहिए। महोदय जी ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास मैंडेटरी है। इसके अलावा आपने करना क्या है, इसके अलावा आपने करना क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट थे, जो भी ये आपके डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि इमरजेंसी सर्टिफिकेट हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गई, रेफर स्लिप हो गया, मेडिसिन बिल हो गया, इन्वेस्टिगेशन बिल रिपोर्ट हो गई, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पर डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर जरूरी है। ये सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट थे इन डॉक्यूमेंटों पर डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर जरूरी है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।